दुनिया मेरे आगे में आज संवेदनाओं के यात्री यानी बुजुर्ग विमर्श वृद्धों की दुनिया में प्रवेश करेंगे। दुनिया मेरे आगे में दो स्तंभ, संवेदनाओं की सांझ शोभा जैन और थकते कदम अशोक कुमार। थकते कदम से जाहिर होता है कि ये सांझ के सफर के यात्री है, और संवेदनाओं की सांस में शोभा जैन। कुछ खास बात, मनुष्य कैसे बनता है। अब मनुष्य होने का मतलब है संघर्ष, उसका दूसरा नाम है। मनुष्य व्यक्तित्व बनने से, मनुष्य पैदा होने से मनुष्य नहीं बनता, व्यक्ति पैदा होने से व्यक्तित्व नहीं बनते, बनाना पड़ता है। और जो जितना संघर्ष में जीता है, जितने अभावों में रहता है, वो संघर्ष करके अभावों से मुक्त होता है, वो मनुष्य कहलाता है। तो थकते कदम में अशोक कुमार को हम देखेंगे। शोभा जैन के कुछ तथ्य देखिए। मनुष्य केवल रोटी कपड़ा तक सीमित नहीं रहता, और यूँ कहा जाए तो फिर जानवर भी इतना तो कर ही लेते हैं, पेट भर ही लेते हैं, चारा चरी लेते हैं, अगर हम रोटी कपड़ा और मकान तक की बात करें। कुछ लोग उपदेशों में जीवन गुजार लेते हैं, लेकिन जीवन उपदेश से भी नहीं चलता। जीवन में लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना होता है। और ये मान लीजिए कि कुछ व्यक्ति ये मान करके चलते हैं कि हमारे जीवन में बहुत संघर्ष है। संघर्ष मनुष्य जीवन का अटूट हिस्सा है, भाग है। मनुष्य तभी बनता है जब वो सतत मेहनत करता है। अगर वो अभावों से मुक्त हो, कल्पना करें कि कोई व्यक्ति ऐसे परिवार में पनपा हो जिसने कभी अभाव न देखा हो, वो यह अभावों से मुक्त कर दिया जाए, सर्व स्वीकृति में जीता हो, सब कुछ उसकी इच्छानुसार होता हो, क्या उसे मनुष्य जीवन कहेंगे? और अगर ऐसा हुआ तो ऐसा व्यक्ति में करुणा मर जाती है, दया दूसरों के प्रति वही व्यक्ति दिखा सकता है जो उस स्थिति से गुजरा हो, उस संकट और समस्याओं से गुजरा हो। उसमें दया हो सकती है, उसमें दान हो सकता है, दूसरों के दुख दूर करने की हमदर्दी हो सकती है। तो इस कदर ये कह सकते हैं संविधान की साज में शोभा जैन कुछ ऐसे तथ्य देती है जो हमें सुनने चाहिए, समझने चाहिए। संवेदना उस धरातल, उस जमीन पर नहीं पनपती जहाँ सर्व स्वीकृति होती है, अभाव मुक्त जीवन होता है, क्योंकि जीवन बिना द्वंद्व के नहीं चलता। अंधड़ आते हैं जीवन में, बड़ा बिहड़ और विकट दौर भी देखना पड़ता है। ऐसे में संवेदनाएं पनपने का पूरा अवसर मिलता है, बीजारोपण होता रहा संवेदनाओं का। और ये दौर कैसा चल रहा है? बाजार का अरण्य है और मनुष्य इसमें उत्पाद होकर के रह गया। वो उत्पाद खरीदता है या उत्पादित करता है, या मार्केट में बेचता है, या मार्केट में खरीदार होता है। खरीद और बेचने में वो संवेदनाएं कितनी बचा पाता है? संवेदनाएं क्यों कर इतनी कम होती जा रही है, छींचती जा रही है, खत्म सी होती जा रही है? मनुष्यता को बचाए रखने की लड़ाई हर सभ्यता लड़ती है। सभ्यताओं में कितने युद्ध होते हैं, सभ्यताएं मर मिट जाती है, बचता कौन है? दांतों के बीच में जीभ इसलिए बच पाती है, दांत पहले टूटते हैं, जीभ अंतिम समय तक साथ देती है, इसलिए कि जीभ में लोच है, जीभ में लचक है, जीभ हर तरफ एडजस्ट करती है, दांत कतई एडजस्ट नहीं करती। सो सबसे पहले उखड़ते हैं, सबसे पहले साथ छोड़ जाते हैं। अंत तक बचाने की चीज होती है, क्योंकि वह है संवेदना। मनुष्य लड़ता है, सभ्यता लड़ने का नाम रही है, लेकिन बचाई क्या जाती है? संवेदनाएं। तो संवेदनाएं इतनी महत्वपूर्ण है, इसलिए संवेदनाओं के यात्री हम क्या सीखते हैं?
इसलिए दुनिया मेरे आगे में ये एपिसोड, ये स्तंभ और साथ में दूसरा जो मैं बताऊंगा वो खास करके बुजुर्गों पर ही आधारित है। दैनिक जीवन में बुजुर्गों और बच्चों का उदाहरण भी दिया है कि हम कितने संवेदनहीन हैं। हमारे ही माता पिता जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो हम उनके प्रति कितने रूड, कठोर और अमानवीय व्यवहार करते हैं। उनकी भावनाओं को तवज्जो नहीं देते हैं। वो कुछ छोटी सी मांग करते हैं या मांग ही करते रहते हैं, पूरी नहीं कर पाते। वो हमारा युवाओं का इंतजार करते रह जाते हैं, लेकिन युवा है कि उनके साथ बैठ कर के समय नहीं देना चाहते। इसीलिए कहा है कि संवेदनहीनता का शिकार सबसे ज़्यादा बुजुर्ग होते हैं या बच्चे होते हैं, क्योंकि बच्चे अभी बढ़ रहे होते हैं और माँ बाप बच्चों को डांट डपट करके किनारे कर देते हैं या फिर उनकी उन मांगों को सबको स्वीकार कर लेते हैं और वो फिर हटीले, डीठ और जिद्दी हो जाते हैं। वो भी एक बिगाड़ना है। तो संवेदनहीनता का शिकार बुजुर्ग और बच्चे होते हैं। दूसरा आया, थकते कदम में अशोक कुमार को देखते हैं। ये बुजुर्गों पर दोनों को दोनों स्तंभ कितने सटीक बैठते हैं, किस तरह के विचार रखते हैं, जिस पर हमें मनन करना चाहिए दोनों ही पीढ़ियों को, युवाओं को और बुजुर्गों को भी, खास करके युवाओं को। क्योंकि युवा जो आज है कल वो भी बुजुर्ग होगा। ये बड़ी विडंबना है कि बुजुर्ग कल का युवा रहा है और जो युवा होता है बुजुर्गों को नजरअंदाज करता है। अगर ये स्तंभ युवा सुनेंगे तो ये एहसास करेंगे शिद्दत के साथ कि कल हमारी बारी है। इसलिए बुजुर्गों के साथ वैसा व्यवहार किया जाए, मानवीयता का, मनुष्यता का, संवेदनशीलता का। तो अशोक कुमार कहते हैं, धरती पर आने से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जरूरत पड़ती है संवेदनाओं की, और ये दौर है संवेदनाओं के छीजन का, ह्रास का। बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक बात की जा रही है समझाने के लिए। माता पिता जब दायित्व से मुक्त होने लगते हैं, आज जो माता पिता है कल बुजुर्ग होंगे, दादा दादी नाना नानी बनेंगे। इस सिचुएशन को, इस दौर को, इस पल को जीने का एक अंदाज होता है। अशोक कुमार थकते कदम की तरफ से सोच करके बताते हैं, और ये हमारे समझने के लिए युवाओं को खास करके इस तरह के स्तंभ, इस तरह के लेख, ललित लेख पढ़ने चाहिए, सुनने चाहिए। और ये खास करके ये वीडियो दुनिया मेरे आगे में लगातार 2-3 दर्जन आप सुन चुके हैं, आगे भी सुनते रहेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि इसको सुन करके चुप न बैठें, अपनी टिप्पणी दें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है कि आप चूक सकते हो, लेकिन मैं नहीं चूकता, पर ये वीडियो आपके पास नहीं पहुंचेगा। यदि आपने लगातार 8-10 दिन देख लिए तो 11वें दिन मेरा बनाया हुआ दुनिया मेरे आगे या रविवार पाठशाला या और भी खास जीवन से जुड़े हुए पहलुओं पर जो बात की जाती है वो आपके सामने होगी। और आप जब इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आगे इसलिए बढ़ाएं कि आप सुन चुके हैं और ये समाज की, किसी परिवार की, किसी बुजुर्ग की ज़रूरत बन सकते हैं या किसी युवा के मन को झिझोड़ सकते हैं, बदल सकते हैं। सो इसलिए ये आपको आगे बढ़ाना चाहिए, ये आपका कर्तव्य बनता है। आज दौर वर्तमान में जीने का नहीं, भाग दौड़ में जीने का नाम है। हर कोई भाग रहा है, अच्छी चीज़ें छूट जाती है तो अच्छी चीज़ें फैलाने की ज़रूरत है। आज बुरी चीज़ें बड़ी तेज़ी से फैलती है, अच्छी चीज़ें बड़ी मुश्किल से फैल पाती है। इसलिए आप कदम बढ़ाएं और इस अभियान में मेरे साथ साथी बने। तो आगे देखते हैं, माता पिता जब दायित्व से मुक्त होते हैं तब क्या होता है, वो सक्रिय नहीं रह पाते जितने वो
युवावस्था में रहे, परिवार को पालते हुए रहे, बच्चों को पढ़ाया लिखाया। अब बच्चे पढ़ लिख करके शादी कर दी गई। शादी करने के बाद शिशु आता है। इस नज़रिए से अशोक कुमार थकते कदम में किस तरह से हमें बात बताते हैं वो सुनने लायक है कि परिवार में जब शिशु का आगमन होता है तो सबसे ज़्यादा बाट जो होता है एक बुजुर्ग दंपति, दादा दादी या नाना नानी, उनकी बड़ी हसरत होती है। एक ही इच्छा बसती है, जितना कमाना था कमा लिया, जो देखना था देख लिया, जो कुछ करना था, जो पाना था पा लिया। अब उसे वो शिशु की किलकारियाँ चाहिए, मासूम हंसी चाहिए, उसके साथ खेलना उठना बैठना चाहिए, उसकी तुतली आवाज़ में जो बोलता है वो सुनने के लिए आतुर रहता है। इसी बात को अशोक कुमार कैसे उठाते हैं? परिवार में जब शिशु का आगमन होता है तो सबसे ज़्यादा बाट जो होते हैं ये बुजुर्ग, दादा दादी नाना नानी के रूप में। उनके अंदर आनंद की लहरें हिलोरे लेने लगती है जब शिशु की आवाज़ सुनते। आनंद की लहरें उफान पर होती है, यूँ कहें। मासूम मुस्कान बुजुर्गों का नैसर्गिक सुख होता है। इसी में उसे वो स्वाभाविक आनंद मिलता है, क्योंकि वो अब अंतिम छोर पर है। अब उसका वो नया, जब वो बचपन जिस तरह से उसका बीता था, फिर उसके बच्चों का बीता है, अब वो अपने दादा दादी या नाना नानी होने का सुख का एहसास से गुजरना चाहता है। इसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। और ऐसे में एकल परिवारों के साथ क्या बीतता है, एकल परिवार वाले जानते हैं। एकल परिवार वाले जानते हैं कि बच्चे को कैसे पैदा किया जाए। अब बच्चे के साथ खेलने वाले आयामों से खिलाया जाता है। वो बच्चे नैसर्गिक रूप से नहीं खेल सकते, नहीं सीख सकते, नहीं विकास हो सकता। एकल परिवार की बसाई संयुक्त परिवार जिसमें बुजुर्ग हो, दादा दादी हो, नाना नानी हो, उन बच्चों का जीवन ही कुछ अलग होता है। और बुजुर्ग खुद ये चाहत रखते हैं। इस स्तंभ में अशोक कुमार इसी बात पर प्रेशराइज कर रहे हैं, खास करके चिंतन करने के लिए कि बुजुर्गों की ये ज़रूरत है, नैसर्गिक सुख है ये, जो उसे मिलना ही चाहिए। लेकिन अभी के हालात किस तरह के बनते जा रहे हैं, इसीलिए वो युवाओं को ताकीद कर रहे हैं कि युवा समझें कि बुजुर्ग क्या चाहते हैं। कल तुम भी जब बुजुर्ग बनोगे तुम भी यही चाहोगे। इसलिए ये अवसर उन बुजुर्गों को पूरी तरह से संपूर्णता के साथ मिलना ही चाहिए। चलिए, तो मासूम जब पैरों पर खड़ा हो जाता है, फिर बुजुर्ग उसे अपने सहयोगी के रूप में देखना चाहता है। क्या ऐसा हो पाता है? ये आज के संकट की आहट है जो बढ़ता ही जा रहा है। पाश्चात्य देशों में था, अब भारत जैसे विकासशील देशों में भी ये समस्या दाएं बाएं खड़ी हो गई है। मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक तौर पर उम्र बढ़ने की गति, जब बुजुर्ग व्यक्ति की उम्र बढ़ने लगती है, बढ़ेगी ही, लेकिन शिशु अगर उस घर में किलकारियां मारता है और 2-3 साल तक वो अपनी उम्र को भूल जाता है, समस्याओं को भूल जाता है, रोगों को तिलांजलि चली जाती है। यूँ कहिए कि रोग भी जैसे वो नज़रअंदाज कर देता है। छोटे मोटे रोगों को वो सुनता ही नहीं, भूल जाता है। शिशु को खिलाने में, शिशु के साथ खेलने में क्या क्या नहीं होता। शिशु की गतिविधियों के साथ जब वो इन्वॉल्व होता है तो उसका व्यायाम भी होता है, वो स्वस्थ होने लगता है। उसकी उम्र बढ़ती हुई नहीं, ठहर सी जाती है जब वो शिशु के साथ होता है। जब 2-4 साल शिशु के साथ वो रहता है, उस 2-4 साल में वो सब उसके साथ नहीं होता, बल्कि सब बेहतर होता है, स्वस्थ जीवन जीता है वो। हल्की फुल्की बीमारियों को वो नज़रअंदाज करता है, बीमारियां गायब सी हो जाती है, प्रसन्नता का सूचकांक बढ़ जाता है और स्वास्थ्य जैसी समस्याएं इग्नोर कर देता है, दूर हो जाती है।
ऐसे पल जब उसे अकेलेपन से बड़ी राहत मिलती है। इस दौर में जब शिशु होता है घर में, भावना में वो उफान आता है, वो स्वच्छंद होकर के उस दौर में जीने लगता है। प्रसन्नता और उत्साह का उफान आ जाता है। ये कहें कि वृद्धों में जो हार्मोन होते हैं वो अपने पूरे विकास पर होते हैं, हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं। रोगों को तो लगभग भूल ही जाता है वो दादा दादी नाना नानी। जब उन्हें सहारे की जरूरत होती है तब ऐसे बच्चे जो उनकी गोद में खेल कूद कर बड़े हुए हैं वो उनको अवश्य सहारा देते हैं, सहायक बनते हैं। ये उम्मीद उन बुजुर्गों को भी होती है। बच्चों के साथ आंगन से लेकर के मैदान तक, पार्कों तक, सड़कों तक बुजुर्ग उसके साथ होते हैं। आगे पीछे उछल कूद देखना, पीठ पर लादना, इस तरह से उनका दिन किस तरह से बुजुर्ग और बचपन एक साथ मिल जाता है, एक साथ मिलन होता है। बच्चे या तो वो दिन में खेलते हैं और शाम को उनको लोरियाँ, कहानियाँ, दादा दादी नाना नानी वो कहानियाँ सुना सकते हैं। युवाओं के पास उस वक्त जीवन की भाग दौड़ में इतना वक्त नहीं मिलता जितना उनको मिल पाता है। वो कहानियाँ बना बना करके पेश कर सकते हैं। चंपक चंदा मामा जैसी पुस्तकें खूब पढ़ा करते थे हम, अभी भी आती है लेकिन वो भी इस मोबाइल पर और स्क्रीन से बच्चों को दूर रहना चाहिए। मैं ये कह दूं इस वक्त मैं दुनिया मेरे आगे स्तंभ की बात कर रहा हूँ, लेकिन बच्चों को जितना हो सके मोबाइल की स्क्रीन से दूर रखना चाहिए। खेल कूद हो, कहानियाँ हो, ये सब होना चाहिए। भौतिक रूप से खेल कूद होने चाहिए। मोबाइल की स्क्रीन दादा दादी भी दूर रखें, युवा माता पिता भी दूर रखें और उनको स्वाभाविक रूप से खेलने कूदने दें बुजुर्गों के साथ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बुजुर्गों की सक्रियता और चुस्ती तब बढ़ जाती जब घर में शिशु आता है, तब उसका स्वास्थ्य अपने आप ही उसका स्वास्थ्य का सूचकांक बढ़ जाता है। इस तरह से कह सकते हैं कि ये रोचक विषय है। अन्यथा वो अकेलेपन में अवसाद में चले जाते हैं। ये उम्र बीमारियों की घर, अवसादग्रस्त हो जाते हैं, अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं, खास करके जब एकल परिवार में होते हैं। बुजुर्ग कहाँ रह रहे हैं, युवा कहाँ रह रहे हैं, वो बुजुर्ग अकेलेपन में, ऐसे में जो शिशु के साथ खेल रहा है बुजुर्ग और दूसरा अकेलेपन में रह रहा है बुजुर्ग, अंदाजा लगा सकते हैं क्या भी स्थिति उनके साथ। निष्क्रिय हो जाता है उनका जीवन और निष्क्रियता में जीवन अवसादग्रस्त होगा। तो युवाओं को एक दिन वृद्धावस्था देखनी होती है। इसलिए युवाओं के लिए ये दुनिया मेरे आगे का बुजुर्ग विमर्श, संवेदनाओं के यात्री ज़रूर सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए और आगे इसलिए बढ़ाना चाहिए। मैं इस पर इसलिए इस स्तंभ को सुन करके इसलिए ठहर गया और आपसे रूबरू हो रहा हूँ कि मैंने भी 2-3 साल लग करके हिंदी साहित्य में जितनी कहानियाँ थी बुजुर्गों पर, जितने उपन्यास थे बुजुर्गों पर, उन सब को पढ़ करके विश्लेषण किया और वृद्धों की दुनिया नाम से एक किताब 2015 में प्रकाशित हुई। फिर लगा कि लोगों की निगाह में नहीं आ रही है, तो मैंने फिर पुनः प्रयास किया और पिछले साल सांझ का सफ़र नाम से हैंडबुक के रूप में आप सबके सामने अनुज्ञा प्रकाशन से उसे पढ़ सकते हैं और इस वीडियो को जितना चाहें आगे बढ़ाया जाना चाहिए, ऐसी उम्मीद करता हूं, क्योंकि आज आप युवा हो, कल वृद्ध होंगे और वृद्ध होने का मतलब सेवानिवृत्त होने का मतलब ये नहीं होता कि आप वृद्ध अवस्था में को पा गए हैं। 70 तक आप बहुत सक्रिय रह सकते हैं, 75 तक भी रह सकते हैं। जब मोदी जी देश को संभाल सकते हैं 75 के होकर के, और उम्मीद करते हैं कि 75 से 80 के बीच में भी संभालेंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति 80 में भी संभाल रहे हैं,
अगर आप सक्रिय रहे, आप स्वस्थ रहें, दुरुस्त रहें, व्यायाम करते रहें, पौष्टिक भोजन लेते रहें, हंसमुख रहें, और ख़ास बात अगर आप विपश्यना करते हैं तो आपको छोटी मोटी समस्याएं को नज़रअंदाज कर सकते हैं। फिर आप अकेलेपन से भी लड़ सकते हैं, अकेलेपन का भी सामना कर सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं।